जीके मस्ती एमएस में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम डॉक्टर सुधीर के अरोरा की पुस्तक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर चल रहे हैं, आज जॉन कीट्स के बारे में बताएंगे और बड़ा डिटेल में हम समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ तुम्हें इतना सिंपल भाषा में हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आप इस वीडियो को देखें या न देखें, लेकिन सिर्फ इसकी आवाज़ तक सुनते रहेंगे। 2-3 बार देखने के बाद में आपको बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, कीट्स माइट हैव बिकम ए क्रिटिक एज ही माइट हैव बिकम ऑलमोस्ट एनीथिंग गुड, बट आई डू नॉट थिंक ही वाज वन। ये कमेंट जो है कीट्स पर किसने किया कि कीट्स एक क्रिटिक भी हो सकते थे, क्योंकि ही माइट हैव बिकम ऑलमोस्ट एनीथिंग गुड, क्योंकि उन्होंने प्रत्येक चीज़ लगभग सही करने की कोशिश की। प्रत्येक चीज़ वो सही कर सकते थे और आलोचक भी हो सकते थे, लेकिन आई डू नॉट थिंक ही वाज वन, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो आलोचक किसी के नहीं है। आलोचक हो सकते थे, प्रत्येक चीज़ लगभग उन्होंने सही ही की, लेकिन मैं उन्हें ही वाज वन, लेकिन जानता हूँ कि वो ऐसे नहीं थे। थोड़ा ये कमेंट किसने किया? प्रोफेसर सेंट्सबरी ने किया, या लॉन्ग साहब ने ये बात कीट के लिए कही, या सैमसन ने कही, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। ये जो कहा है कि कीट साहब एक क्रिटिक भी हो सकते थे, क्योंकि उन्होंने प्रत्येक चीज़ लगभग सही ही की, और लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ वो ऐसा नहीं थे। ये प्रोफेसर सेंट्सबरी ने बताया है, कमेंट किया है कीट्स पर। आगे लिखा है, ओ फॉर ए लाइफ ऑफ सेंसेशन रेदर देन ऑफ थॉट्स, हु सेड। ये कौन कहता है कि जीवन भावों में रेदर देन ऑफ थॉट्स, विचारों की अपेक्षा जीवन एक भावुक होता है। अर्थात मैं आशा करता हूं कि विचारों की अपेक्षा जीवन भावुक होना चाहिए। ये कमेंट जो किया है ये कीट साहब कहते हैं। कीट साहब जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1795 में हुआ है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। कहाँ हुआ था? मूरगेट में हुआ था। मूरगेट में हुआ था, जो आजकल फिन्सबरी कहलाता है। लंदन के मूरगेट में हुआ था, जो आजकल फिन्सबरी में कहलाता है। और 25 साल और 4 महीना जिंदा रहने के बाद 23 फरवरी को इनकी डेथ हो गई थी 1821 में। तो इनके पिता का नाम थॉमस कीट्स था, माता का नाम फ्रांसिस कीट्स था, और पिता जो इनके थे वो एक स्टेबल कीपर थे, एक अस्तबल के रखवाले थे। और इनका जो मम्मी जी जो फ्रांसिस कीट्स थी वो इनको 15 साल की उम्र में छोड़कर चली गई थी, और इनके पिता जो थे वो 9 साल की अवस्था में छोड़कर चले गए थे। तो ये जो कहा है कीट्स ने कि जीवन विचारों के अपेक्षा जीवन भावुक होना चाहिए, अर्थात हो सकता है ऐसी उन्होंने इच्छा की थी। ये किसने कहा है? कीट्स जी ने कहा है। और इनका लव अफेयर जो है वो इसाबेला जोन्स के साथ में चला है और फैनी ब्राउन के साथ में चला है। और ये एक रोमांटिक पोएट हैं और यंग जनरेशन के सबसे प्रिय कवि हैं। शैली और कीट्स, ये जो दो हैं कवि रोमांटिक एज के, वो सबसे प्रिय हैं यंग जनरेशन में। और इनके भाई जो हैं वो जॉर्ज हैं, थॉमस कीट्स हैं, जॉर्ज कीट्स हैं, और फ्रांसिस मैरी इनकी एक बहन भी हैं। तो ये भाई बहन हैं, जो जीवित भाई बहनों के नाम हमने बताए। जॉन कीट्स सबसे बड़े, फिर जॉर्ज कीट्स और थॉमस कीट्स, और बहन जो है फ्रांसिस मैरी है। और इनके जो डेथ का कारण है वो टीबी है। इनकी मम्मी की भी डेथ जो है 9 साल की अवस्था, और 9 साल के जब ये थे तब इनकी जो मम्मी थी वो भी जो है टीबी से ही मरी थी, मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, पोट्री शुड सरप्राइज बाई ए फाइन एक्सेस। कविता जो है हमें कविता को शुद्धता की अधिकता से सरप्राइज करना चाहिए। मतलब इतनी शुद्धता की अधिकता हो कि कविता शुद्धता की अधिकता से सरप्राइज करे, आश्चर्यचकित करे। एंड इफ पोट्री शुड कम्स नॉट एज नेचुरली एज द लीव्स टू ए ट्री। और यदि कविता जो है आनी चाहिए प्राकृतिक रूप से, नहीं आनी चाहिए जैसी पत्ते आते हैं पेड़ों से, इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल। ये जो है कहीं न कहीं अच्छा नहीं होगा आना,
मतलब कविता में शुद्धता की आवश्यकता होनी चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कविता को आप अच्छा रोमांचकारी बनाएं, लेकिन कविता जो है उसमें शुद्धता होनी चाहिए। और कविता जो है पेड़ों के पत्तों की भांति प्राकृतिक रूप से नहीं आनी चाहिए, बल्कि ये कविता अच्छी नहीं होगी। ये भी कहा है तो कीट्स साहब ने कहा है। क्या, किसने कहा है? कीट्स साहब ने कहा है। चौथा क्वेश्चन, कीट्स बिलीव्ड इन फाइन एक्सेस इन पोट्री एंड इन ए लेटर एडवाइजेज द अदर पोएट इन ए लेटर। कीट्स जो थे शुद्धता की अधिकता, कविता में शुद्धता की अधिकता होनी चाहिए ऐसा विश्वास करते थे। और उन्होंने जैसा कि खत में लिखा है दूसरे कवि को सलाह देने के लिए, क्या लिखा है? यू यानी तुम, आई एम श्योर, तुम, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ, विल फॉरगिव मी, मतलब खत में लिखा है कि निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगे। फॉर सिंसियरली रिमार्किंग, जो मैंने आप पर टिप्पणी की थी, दैट यू माइट कर्व, और तुम्हें ये योर मैग्नेटी, ये तुम्हारा जो उदारता है, जब तुम हमें माफ कर दोगी तो आपकी उदारता को कर्व करेगा, ये दिखाएगा। एंड बी मोर एन आर्टिस्ट, और तुम और अधिक कलाकार हो जाओगे जो हमें माफ कर दो, जो हम तुम पे टिप्पणी की है। एंड लोड एवरी रिफ्ट ऑफ योर सब्जेक्ट विद और तुम अपने सब्जेक्ट को और अधिक अच्छी तरीके से लिख सकोगे। होम इज कीट्स एडवाइजिंग हेयर, ये जो सलाह जो है कीट्स ने यहाँ पर किसको दी है कि कविता मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे, जो मैंने आप पर टिप्पणी की थी, और इससे जो है तुम्हारी मैग्नेनिमिटी, तुम्हारी उदारता जो है एक कलाकार से भी और अधिक हो जाएगी, और तुम अपनी कविता को और अच्छी तरीके से लिख सकते हो। तो ये कीट्स ने एडवाइस शैली को दिया था, या स्वयं को, या वर्ड्सवर्थ को, या मिल्टन को? तो ये जो है शैली साहब को दिया था। शैली साहब ने इनको एक ग्रीक कीट्स कहा था। और ऐसा आप लोग जानते हैं कि शेक्सपियर की भांति शैली साहब कीट्स भी अपने जो हैं वो कम स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक जानते हैं, इसीलिए शैली साहब ने इन्हें एक ग्रीक कीट्स कहा था। और इनके पिताजी का जब देहांत हो गया 1804 में, और तब ये सिर्फ 15 साल के थे और बहुत इनको कष्ट झेलना पड़ा। इनके पिता की मृत्यु जो हुई थी वो खोपड़ी में फ्रैक्चर होने के कारण हुई थी। हमने तुम्हें बताया था कि अस्तबल में घोड़ों की रखवाली करते थे, तो वहीं उनका थोड़ा घोड़ों पे बैठे हुए थे और चोट लगने के कारण फ्रैक्चर हो गया। इस वजह से इनके पिता की मृत्यु हो गई थी 1804 में, जब ये 15 साल के थे। और 1803 में इन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था एक छोटे से स्कूल में जो इनफील्ड इंग्लैंड में था। और इनको कोचिंग जो देने आते थे वो जॉन क्लर्क देते थे। जॉन क्लर्क जो थे वो इनको ट्यूटर थे, पढ़ाते थे। और ये स्कूल जो चलाया जा रहा था, एक छोटा सा स्कूल इनफील्ड इंग्लैंड में, ये जॉन क्लर्क के द्वारा 1803 में यहाँ इनका एडमिशन कराया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी हैड पोट्री दैट हैज ए फाल्वेबल डिजाइन अपॉन अस, मैं ऐसी कविता से घृणा करता हूँ जो मेरे ऊपर एक पैलेबल डिजाइन ठोंके, मतलब जिसमें पैलेबल डिजाइन हो मेरे लिए, ऐसी कविता से मैं घृणा करता हूँ। ये रिमार्क जो है उन्होंने लेटर में लिखा था, किसके लिए? शैली के लिए, बायरन के लिए, जॉन हैमिल्टन के लिए। किसके लिए? तो जॉन हैमिल्टन के लिए इन्होंने ये रिमार्क लिखा था कि मैं ऐसी कविता, उन्होंने कोई कविता लिखी होगी जिसमें पैलेबल डिजाइन उनको बताया गया होगा, सलाह दी गई होगी, तब उन्होंने रिप्लाई में लिखा था कि मैं ऐसी कविता से घृणा करता हूँ, हैट करता हूँ जो मेरे लिए पैलेबल डिजाइन देती हो। तो ये जॉन हैमिल्टन के लिए लिखा था कीट साहब ने। अगला है एडमायर मी, प्रशंसा करो मेरी, आई एम ए वायलेट, कि मैं हिंसक हूँ, अर्थात मैं विरोधी स्वभाव का हूँ, मेरी प्रशंसा करो। डॉट अपॉन मी, आई एम ए प्रीमरोज, और डॉट मत करो, संदेह मत करो, आई एम ए प्रीमरोज, ये जो भाव है ये मेरा बचपन से है। प्रीमरोज मतलब प्रारंभिक दौर से, मैं अभी प्रारंभिक दौर में हूँ और विद्रोही बन जाऊंगा। मेरी प्रशंसा करो, संदेह मत करो। ये किसने कहा? ये हमारे शैली साहब ने कहा था कि हम, और हमारी प्रशंसा करो, मैं एक वायलेट हूँ, विद्रोही हूँ, और संदेह मत करो। ये तो अभी शुरुआती दौर में उठी है हमारी विद्रोही, आगे और भी मैं विद्रोही हो जाऊंगा। तो एडमायर मी, आई एम ए वायलेट, डॉट अपॉन मी, आई एम ए प्रीमोस। अगला है इन दिस लेटर ऑफ December 21,
1872 his brothers George and Thomas Keats has used a term. 21 दिसंबर 1817 को जो उन्होंने खत अपने दोनों भाइयों को, जीवित भाइयों को लिखा, जॉर्ज और थॉमस के लिए, तो उसमें कौन सा टर्म इन्होंने उपयुक्त किया? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है कि जॉन कीट्स ने कौन सा टर्म अंग्रेजी साहित्य को नया दिया। तो उन्होंने एक खत लिखा था अपने दोनों भाइयों के, जॉर्ज और थॉमस कीट्स के लिए, और इनकी बहन का नाम हम जैसा आप लोगों को बता चुके हैं इनके बहन का नाम जो हमने बताया, भाई बहन का नाम जो अभी हमने बताया था, फ्रांसिस कीट्स इनकी मदर का नाम था, और पिता का नाम था इनके थॉमस कीट्स, और इनके जो बहन का नाम हमने बताया वो फ्रांसिस कीट्स था। तो इन्होंने जो खत लिखा 21 दिसंबर 1817 को, उसमें एक अंग्रेजी साहित्य को नया टर्म दिया। तो वो टर्म कौन सा था? निगेटिव कैबिलिटी का, पॉजिटिव कैबिलिटी का, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का, या नन ऑफ दिस? तो निगेटिव कैबिलिटी का इन्होंने टर्म दिया 21 दिसंबर जो 1817 में इन्होंने खत लिखा अपने दोनों भाइयों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द क्वालिटी दैट ए मैन प्रोसेसेस व्हेन ही इज कैपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज, डाउट्स विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन। ये गुण है जो एक आदमी अधिकृत करता है जब वह कैपेबल होता है अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज, डाउट्स, मतलब जो डाउट में होता है, संदेह में होता है, ये अधिकार जब यूज करता है। और इस अधिकार का यूज करना या इस गुण को यूज करना ही क्या कहलाता है? निगेटिव कैबिलिटी कहलाता है, या पॉजिटिव कैबिलिटी कहलाता है, या ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहलाता है। मतलब ये गुण है किसका? निगेटिव कैबिलिटी का। एक आदमी इस अधिकार का प्रयोग करता है जब वो इस योग्य पाता है, अपने को किस में पाता है? अनसर्टेनिटीज, मतलब अनसर्टेन पाता है, अनिश्चितता में, कन्फ्यूजन में, डाउट में, विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग, मतलब बिना किसी चिड़चिड़ेपन को पहुँचे हुए अपने कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करता है। आफ्टर फैक्ट एंड रीजन, तर्क और फैक्ट के बाद में अपने रीजन को कोशिश करता है कि वो अपने डाउट को, अपनी अनिश्चितता को और मन में आए संदेह को दूर करने की कोशिश करता है। तो इस अधिकार को, इस क्वालिटी को कहते हैं निगेटिव कैबिलिटी। और ये निगेटिव कैबिलिटी, जैसा कि हमने बताया है तुम्हें, ये निगेटिव कैबिलिटी जॉन कीट्स ने अंग्रेजी साहित्य में लाए एक खत में, जो अपने भाइयों को ऐसा डाउट, संदेह दूर करने के लिए लिखा था। तब से ये निगेटिव कैबिलिटी इंग्लिश साहित्य में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट्स इज इंचेंटिंगली एंड एविडेंटली सेंसस। बहुत अच्छा कहा है, मैथ्यू अर्लोन ने कहा है, कीट्स पूर्ण रूप से, इंचेंटिंगली आकर्षित रूप से भी, और तर्क रूप से सेंसस हैं, मतलब भावुक कवि हैं। भावनाओं को इन्होंने बड़ी कद्र की है। कीट्स जो हैं आकर्षित रूप से और तार्किक रूप से भी सेंसस हैं, भावुक हैं। ये जो है किसने लिखा है? कैम्पटन रिकेट ने, सैमुअल जॉनसन ने, या मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं? तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड जी कहते हैं कि कीट्स जो है वो इंचेंटिंगली और एबेंडेंटली रूप से भावुक हैं, और भावनाओं का जो ओतप्रेत होना कीट्स की कविताओं में दिखाई देता है। अगली पोएम, आई कैन नॉट सी दैट फ्लावर्स आर एट माई फीट। मैं नहीं देख सकता हूँ जो फूल मेरे पैरों पर हैं, अर्थात जो मेरे पैरों के पास में फूल हैं उनको मैं नहीं देख सकता हूँ। आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर्स आर एट माई फीट, ये जो फूल जो मेरे पैरों के पास में है मैं नहीं देख सकता हूँ। ये लाइन किस में दिखाई देती है? ओड टू ए नाइटिंगेल, ओड टू ए नाइटिंगेल जो 1819 में लिखा गया, या ओड टू साइके जो 1819 में से, ये ओड जितने भी हैं 1819 में लिखे गए, सिर्फ इनमें महीने का अंतर है। ओड टू साइके या ओड टू इंडोलेंस जो मार्च महीने में लिखा गया, ओड टू मार्टम जो मई महीने में लिखा गया। और किसकी ये लाइनें हैं? ओड टू नाइटिंगेल की हैं, या ओड टू साइके की हैं, या ओड टू इंडोलेंस की हैं, या ओड टू आटम की हैं? और किसकी लाइन है? तो ये है ओड टू ए नाइटिंगेल, आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर्स आर एट माई फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Beloved upon my fair love's ripened breast to feel for ever its soft fall. Beloved upon my fair love, मेरे फेयर पर, पिलोब्ड मतलब
पिलोब्ड ऑफ अपॉन माई फेयर, मेरे फेयर पर, मेरी सुंदरता पर जो पिलोब्ड है, लब्ज करता है, राइपेन, हृदय से राइपेन करता है, ये अनुभव करने के लिए, फॉर एवर इट्स सॉफ्ट फॉल, ये सदैव ही कोमलता में गिरेगा, सदैव ही मृदुलता में गिरेगा। मेरे फेयर पर पिलोब्ड करने वाले जो हैं वो लब्ज राइपिंग ब्रेस्ट। ये कविता जो है, ये लाइन जो है किससे आई हैं? ओड टू नाइटिंगल या ब्राइट स्टार या स्काई लार्क जो शैली का है, या नन ऑफ दिस। तो ये है किड्स के ब्राइट स्टार से ये लाइनें आई हैं, पिलोब्ड अपॉन माई फेयर लव्ज राइपेनिंग ब्रीस्ट टू फील फॉर एवर इट्स सॉफ्ट फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर। कितनी अच्छी लाइन लिखी गई हैं। सुने हुए राग मृदुल है, मीठे हैं, लेकिन दोज अनहियर्ड आर स्वीटर, सुने हुए राग मीठे हैं, मृदुल हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जिनको नहीं सुना है, मतलब अनसुने राग जो हैं वो और भी अधिक मृदुल हैं। ये लाइन किसमें आई हैं? ये ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न ये मई 1819 में आया था, या ओड टू ए नाइटिंगल, ओड टू ए नाइटिंगल में ये लाइनें आई हैं, या ब्राइट स्टार में आई हैं? तो ये लाइनें आई हैं ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न। ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न ये आपका 5 सेक्शन में बटा हुआ है, 10-10 लाइन की इसमें इनके ओड की। ये तो तुम विशेषता जानते ही हो कि 10-10 लाइन के जो ये सेक्शन होते थे, इनका 10 लाइन का ओड होता था। ये एक अलग तरीके का इन्होंने ओड लिखा है, क्योंकि पहली जो 4 लाइनें वो शेक्सपियर के क्वाट्रेन से होती थी, जैसा क्वाट्रियन ए बी बी सी वाला जो होता है, शेक्सपियर का जो सोनेट है, सोनेट भी नहीं लिखा इन्होंने, ओड की तरह भी नहीं लिखा। और जो शेक्सपियर का सोनेट होता है उसमें जो पहली लाइनों का रिदम होता है 3 क्वाट्रेन और 1 कपलेट से बनता है। तो जो क्वाट्रेन की रिदम होती है तो 4 लाइनें शेक्सपियर के क्वाट्रेन की तरह लिखते हैं, ए बी, और फिर 6 लाइन जो है वो सी डी या CDEC ऐसे लिख देते हैं। तो उसमें ये ग्रेसियन अर्न मई 1819 में उसकी ये लाइन है कि जो सुनी हुई राग हैं वो बहुत मीठे हैं, और जिनको नहीं सुना है वो और भी मृदुल लगते हैं। आगे लिखा है ब्यूटी इज ट्रुथ ब्यूटी दैट इज ऑल ये न्यू ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। बहुत अच्छी लाइन, ये बहुत फेमस लाइन है कि सुंदरता ही सत्य है और सत्य सुंदर है। दैट इज ऑल, यही तो सब है जो तुम पृथ्वी पर जानते हो, मतलब जो भी तुम जानते हो पृथ्वी पर, और या जो जानोगे, ऑल ए नीड टू नो, जो जानते हो और जो जानोगे वो सभी में एक ही बात कॉमन होती है कि सुंदर ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। ये भी ओड ऑन ग्रेसियन अर्न की ही लाइनें हैं। आगे लिखा है एंड कैन आई एवर बिड दीज जॉयस फेयरवेल एस आई मस्ट पास देम फॉर ए नोबलर लाइफ वेयर आई में फाइंड दी एगोनिस द स्ट्राइफ ऑफ ह्यूमन हार्ट्स। कितनी अच्छी लाइंस दी गई हैं। और कैन आई एवर बिड दीज जॉयस फेयरवेल, मैं इस जाते हुए सुखों को, इन जाते हुए सुखों की विदाई कैसे कर सकता हूँ? हाँ, आई मस्ट पास, लेकिन मैं ये अवश्य करूँगा, गुजारूँगा, देम माने उन्हें, फॉर ए नोबलर लाइफ, मतलब जो ये हमारे सुख चले गए। ये देखो एडोनिस के बारे में कह रहे हैं, ये कीट्स साहब कह रहे हैं कि मैं जाते हुए दुखों की विदाई कैसे कर सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूर करूँगा अच्छे जीवन के लिए, कि जहाँ आई में फाइंड, जहाँ मुझे मिलेगा मौका, एगोनेस द स्ट्राइफ ऑफ ह्यूमन हार्ट्स, मतलब जहाँ मुझे संघर्ष वाले व्यक्ति मिलेंगे, दुखी वाले व्यक्ति मिलेंगे, वहाँ मैं इन जाते हुए लम्हों को उनके ह्यूमन हार्ट्स, मानवीय हृदयों में उनको पाऊंगा, वहाँ उनमें पास करने की कोशिश करूँगा, उन्हें प्रसन्नता देने की कोशिश करूँगा। यद्यपि ये जॉयस फेयरवेल जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं जहाँ लोग दुखी होंगे, जहाँ स्ट्राइफ संघर्ष में, हम इस दुख को मानवीय हृदयों में पाने की कोशिश करूँगा। एंड कैन आई एवर बिड दीज जॉयस फेयरवेल एस आई मस्ट पास देम फॉर ए नोबलर लाइफ वेयर आई में फाइंड द एगोनीज द स्ट्राइफ ऑफ ह्यूमन हार्ट्स। ये लाइन किसकी हैं? ब्राइट स्टार की हैं, या इंडीमियोन की हैं, या स्लीप एंड पोट्री की हैं? नन ऑफ दिस। तो ये है स्लीप एंड पोट्री की। बहुत अच्छी लाइन है। वेयर ब्यूटी, अगला क्वेश्चन है, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्टर्स आइज आर न्यू लव फाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो।
जहाँ सुंदरता रखी नहीं जाती है, हर लस्टर्स आइज, उसकी लस्टर्स आँखों में, लसर्स आँखों में जहाँ सुंदरता नहीं रखी हुई मालूम पड़ रही है, या न्यू लव फाइन एट देम बिहाइंड टुमारो, जो नया प्रेम पाइन होगा उनकी आंखों में बिहाइंड टुमारो, कल भी नहीं आएगा, वेयर ब्यूटी कैन नॉट की हर लस्टर आइज और न्यू लव फाइन एट देम बिहाइंड टुमारो। ये लाइनें कहाँ की हैं? ओड टू ए नाइटिंगेल की, ओड टू साइके, ओड टू मिलनकोली, या नन ऑफ दिस। तो ये लाइनें हैं ओड टू ए नाइटिंगेल की, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्टर साइज, न्यू लव फाइन एट देम बिहाइंड टुमारो। नेक्स्ट है फॉर इट इज द इटर्नल फ्लॉ दैट फर्स्ट इन ब्यूटी शुड बी फर्स्ट इन माइट। ये मेरा इटर्नल फ्लॉ है, मेरा आंतरिक इटर्नल फ्लॉ है कि ब्यूटी में प्रथम शुड बी फर्स्ट इन माइट, मतलब ब्यूटी ही प्रथम होनी चाहिए, सुंदरता ही प्रथम होनी चाहिए, प्रथम में से भी पूर्ण रूप से, शक्ति रूप से, इन माइट मतलब बल, फोर्स में भी, बल में भी ब्यूटी ही प्रथम होनी चाहिए। यही मेरे इंटरफ्ला का प्रथम हिस्सा है। ये लाइन कहाँ आती हैं? ओड टू इंडोलेंस में, ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, या हाइपेरियन ए विजन, नन ऑफ दिस। तो ये लाइनें हैं हाइपेरियन ए विजन। हाइपेरियन जैसा कि आप लोग जानते हैं ये एक इपिक है 10 कविताओं में जिसे उन्होंने लिखने की कोशिश की थी, लेकिन आगे बताएंगे। हाइपेरियन में ये एक विजन है जो फार इट इज़ द इटर्नल फ्लॉ दैट फर्स्ट इन ब्यूटी शुड बी फर्स्ट इन माइट। मेरा प्रथम इटर्नल फ्लॉ ये है कि शक्तियों में भी सबसे अधिक शक्तिशाली सुंदरता ही होनी चाहिए, सबसे पहली शक्ति। अगला क्वेश्चन, एड्यू द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल। एड्यू ये संबोधन करता कहता है कि फैंसी तुम्हें चीट नहीं कर सकती है वैसे ही जैसे उसने सी इज फेम्ड टू डू डिसीविंग एल्फ, जैसा उसने डिसीविंग एल्फ, एल्फ के साथ में धोखा दिया है और प्रसिद्धि पाई है। एल्फ के साथ में धोखा देकर जो फेम हासिल किया है उसने, यानी फैंसी ने, वो तुम्हें उस प्रकार से चीट नहीं कर सकती है। दीज लाइन्स आर फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ से आई हैं? कितनी अच्छी लाइन है। एड्यू दी फैंसी मतलब फैंसी तुम्हें उस प्रकार से धोखा नहीं दे सकती जैसा उसने एल्फ को धोखा दे करके, डिसीविंग कर करके प्रसिद्धि पाई है। ये लाइनें जो हैं वो ओड टू ए नाइटिंगेल में आई हुई हैं। ये एड्यू शब्द नाइटिंगेल के लिए ही आया हुआ है शायद। कीट्स वाज नॉट ओनली द लास्ट बट आल्सो द मोस्ट परफेक्ट ऑफ द रोमांटिसिज्म। क्या लाइनें हैं। कीट्स न केवल अंतिम बल्कि सबसे परफेक्ट रोमांटिक एज के कवि हैं, मतलब सबसे परफेक्ट रोमांटिक कवि हैं, न केवल अंतिम बल्कि सबसे परफेक्ट रोमांटिक कवि हैं। ये कमेंट करते हैं कीट्स के लिए लॉन्ग साहब। न केवल अंतिम बल्कि सबसे परफेक्ट रोमांटिक कवि हैं। 19वां क्वेश्चन, डू नॉट ऑल चार्म्स फ्लाई एट द मेयर टच ऑफ कोल्ड फिलोसफी। मतलब डू नॉट ऑल चार्म्स फ्लाई, सब कुछ फ्लाई नहीं हो जाएगा। कोल्ड फिलोसफी मतलब दर्शन शास्त्र के केवल टच होने से सब कुछ फ्लाई नहीं हो जाएगा, सुंदरता बची रहेगी। अर्थात फिलोसफी, दर्शन कितना भी बढ़ जाए, कोल्ड फिलोसफी ऑफ टच ऑफ कोल्ड फिलोसफी मतलब उस थोड़े से फिलोसफी के छूने से, कोल्ड फिलोसफी मतलब कोल्ड फिलोसफी के टच से सारी सुंदरता नहीं हट जाएगी, गायब नहीं हो जाएगी। अर्थात ब्यूटी का जलवा तब भी रहेगा। ये लाइनें किससे आई हैं? कीट्स की लामिया से। तो ये आई हैं लाइनें कीट्स की लामिया से। डू नॉट ऑल चार्म्स फ्लाई एट मेयर टच ऑफ कोल्ड फिलोसफी। इन विच मैगजीन्स डिड द क्रिटिक्स अटैक कीट्स वर्क एंडीमियोन। जो उनका एंडीमियोन वर्क था 1818 में जो उन्होंने लिखा था, एक पोएटिक रोमांस था, और जिसे टाइलर और हेसी जो उनके मित्र थे उन्होंने प्रकाशित कराया था। 1818 में एंडीमियोन जो उन्होंने पोएटिक रोमांस लिखा था, टाइलर और हेसी ने उसे प्रकाशित कराया था। और 1818 में ही उनकी मुलाकात फैनी ब्राउन से हुई जी उनकी प्रेमिका थी। तो इस एंडीमियोन पर कौन सी मैगजीन थी जिसने क्रिटिक्स अटैक किया था, मतलब उसकी आलोचना की थी? तो ब्लैकवुड्स एंड द क्वार्टरली रिव्यू ने, या दी वर्ल्ड लिटरेचर ने, या लिटरेचर टुडे ने, या लंदन रिव्यू ने, किस मैगजीन ने उन पर
आलोचना उनकी की थी। तो ब्लैक वुड्स एंड द क्वार्टरली रिव्यू ने उन पर उनकी आलोचना की थी। एंडीमियन उनका जो मुख्य वर्क्स है, मेजर वर्क्स है, जो पोएटिक रोमांस है 1818 में जिसे लिखा था, और इनके इस कार्य को प्रकाशित कराया था टाइलर और हेसी ने। और इसी वर्ष उनकी प्रेमिका फैनी ब्राउन से मुलाकात हुई, और इस पर जो टिप्पणी की थी वो किसने की थी? ब्लैक वुड्स एंड द क्वार्टरली रिव्यू मैगजीन में किसी ने उन पर आलोचना छपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट्स हैड फ्लिंट एंड आयरन इन हिम। कीट्स के पास में फ्लिंट है, एक लोहे की बात उनमें स्वयं। हुज कमेंट इज, तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड जी ही कहते हैं कीट्स हैड फ्लिंट एंड आयरन इन हिम। कीट्स हैड फ्लिंट एंड आयरन इन हिम, तो ये कहते हैं कीट्स के लिए मैथ्यू अर्नोल्ड जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैली सेंट एन इन्विटेशन टू कीट्स टू कम टू पिसा इन ऑर्डर टू लिव विद हिम बट कीट्स। सैली साहब ने एक खत भेजा था कीट्स के लिए पिसा आने के लिए कि वो साथ साथ रह सकें। तो कीट्स ने फिर क्या जवाब दिया? तो उनको उस खत को उन्होंने डिक्लाइंड दी ऑफर, इस ऑफर को उन्होंने अस्वीकार कर दिया या स्वीकार कर लिया। तो इसको अस्वीकार कर दिया था सैली के इस ऑफर को, इस ऑफर को कि वो पिसा में उनके साथ नहीं रहेंगे। उन्होंने खत भेजा था, निमंत्रण भेजा था सैली ने, लेकिन कीट्स साहब ने उसको ठुकरा दिया था। नेक्स्ट है, कीट्स नेवर अप्रूव्ड सैलीज। कभी भी कीट्स ने अप्रूव नहीं किया ये कि सैली जो है रिवोल्ट हैं, विद्रोही हैं सोसाइटी के विरुद्ध। ये कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि समाज के विरुद्ध जो है सैली साहब रिवोल्ट हैं, विद्रोही हैं। अगला है क्वेश्चन, द थीम ऑफ हाइपेरियन इज ओवरथ्रो ऑफ द टिटैनस बाय द यंग सन गॉड। तो जो हाइपेरियन की जो थीम है वो कहीं न कहीं टिटैनस जो घटना हुई थी, ओवरथ्रो हुआ था, टिटैनस की घटना जो हुई थी, तो उस पर आधारित है। यंग सन गॉड मतलब सन गॉड के जो यंग है, मतलब यंग का जो सन का पुत्र है, उसके द्वारा जो ये घटना की गई थी टिटैनस की, उसी को थीम, उसी का विषय है हाइपेरियन महाकाव्य में इनके। वो जो सन है, सन का यंग है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है अपोलो या लामिया या जुपिटर या माया, तो इसका नाम है अपोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेजिनेशन मे बी लाइक टू आदम्स ड्रीम ही एवोक एंड फाउंड इट ट्रू। मतलब इमेजिनेशन मतलब कल्पना में भी लाइक्ड टू आदम्स ड्रीम, मतलब आदम के सपनों में भी पसंद किया जाएगी कल्पना जो है आदम के सपनों में भी पसंद की जाए थी, उसने जगाया और फाउंड इट ट्रू, और इसे सही भी पाया। मतलब कल्पना अगर करो, इमेजिनेशन करो, तो आदम के सपनों में भी सही पाई जाएगी, पसंद की जाएगी, और इस चीज़ को उसने जगाया ही नहीं बल्कि उसे सही भी पाया। ये कौन कहता है? ये कीट्स साहब कहते हैं। कल्पना, उसने कहा कि ये हमने सोचा ही नहीं बल्कि हमने इसे सही भी पाया। कल्पना जो है आदम के सपनों में भी पसंद की जा सकती है। तो ये किसने कहा? कीट्स साहब ने। कीट्स वाज वन ऑफ इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनोन। ये टिप्पणी की है किसने? कि कीट्स एक इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनोन है। इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनोन है, ये सैली साहब ने इन पर टिप्पणी की कि कीट्स और कुछ नहीं है, अधूरे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, अधूरे प्रसिद्धि की विरासत के कवि एक हैं। जो आधे अधूरे लोग प्रसिद्ध होते हैं, वो उसी तरीके से ये भी एक प्रसिद्ध हुए हैं, इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनोन। ये इसलिए क्योंकि उनके ठुकरा नहीं दिया था वो इनविटेशन, आमंत्रण इनका पिसा में रहने के लिए। अगला है 27 क्वेश्चन, आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स। क्या लाइनें कही हैं इन्होंने कीट्स ने कि मैं प्रेम करता हूँ सुंदरता के नियमों को, इन ऑल थिंग्स मतलब सभी वस्तुओं में जो सुंदरता है, मैं उन सभी सिद्धांत को प्यार करता हूं जो प्रत्येक वस्तु में है, उस सुंदरता के प्रत्येक सिद्धांत को मैं प्रेम करता हूं। आई लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स। ये कहाँ दिखता है? ये कीट्स के लेटरों में ऐसे सिद्धांत दिखते हैं। आई लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स, प्रत्येक वस्तुओं में सुंदरता का सिद्धांत मैंने किया है। मतलब प्रत्येक वस्तु में सुंदरता के सिद्धांत को मैंने देखा है और कुछ देखा ही नहीं है। तो ये कीट्स के लेटर में बात मिलती है। आगे है, फॉर एवर विल्ड थाउ लव
सी बी फेयर फॉर यूर, सदैव के लिए, विल्ट तुम्हारा प्यार जो है उसके लिए फेयर होगा, अर्थात उसके लिए फेयर होगा। ये लाइनें किस में दिखाई देती हैं? ये लाइनें दिखाई देती हैं ऑन ए ग्रेसियन अर्न, जो 1800 मई 1800 में 1819 में ये जो ओड लिखे गए थे ऑन ग्रेसियन अर्न में दिखाई देता है। फॉर यूर विल्ट थाउ लव सी बी फेयर, तुम्हारा तुमसे प्रेम जो है सी बी फेयर उसके लिए सदैव फेयर रहेगा। अगली है लॉरेंजो इज ए एसाबेलाज लवर, एसाबेलाज ब्रदर या एसाबेलाज अंकल। तो लॉरेंजो जो है वो एसाबेला का लवर है जिसे उसके भाई ने मार दिया था। ये लॉरेंजो जो है एसाबेला का लवर है। और ये जो एसाबेला जो है तुमने देखा होगा, एसाबेला जो इनका प्रसिद्ध वर्क था, लाइमिया इसका नाम है, एसाबेला भी है 1820 में जो आया था। और इसका एक नाम है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ईव ऑफ सेंट एग्नेस भी ये नाम है। तो ये लॉरेंजो जो है वो एसाबेला का लवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द वर्क्स ऑफ कीट्स इज बेस्ड ऑन बर्टन्स एनाटॉमी ऑफ मेलकोली। मतलब कीट्स का एक कार्य जो है बार्टन के एनाटॉमी ऑफ मिलनकॉली, मतलब एनाटॉमी ऑफ मिलनकॉली जो कार्य है बर्टन का, बर्टन साहब का जो एक रचना है एनाटॉमी ऑफ मिलनकॉली, तो उस रचना पर आधारित कीट्स ने भी एक अपना काव्य लिखा है। कौन सा है? हाइपेरियन है या ओड टू इंडोलेंस है या लाइमिया है? तो ये है लाइमिया जो वर्क है इनका, वो जो है वो कहीं न कहीं बार्टन के एनाटॉमी ऑफ मिलनकॉली पर आधारित है। अगला है हिज हार्ट वाज नॉट ब्रोकन बट इट वाज स्टार्व्ड। क्या लाइनें लिखी हैं, उनका हृदय जो है टूटा नहीं था लेकिन भूखों मर गया। उनका हृदय टूटा नहीं लेकिन भूखों मरा, ये लिखा है कीट्स साहब ने। दिस इज सैड अबाउट, ये लाइनें जो हैं किसके बारे में कही गई? कीट्स के बारे में कही गई कि उनका हृदय टूटा नहीं भूखों मरा। अगला है आई थिंक आई शैल बी अमॉन्ग द इंग्लिश पोएट्स आफ्टर माई डेथ। मैं सोचता हूँ मरने के बाद अंग्रेजी साहित्य के कवियों के बाद में, मतलब मैं अपनी मृत्यु के बाद में अंग्रेजी साहित्य के कवियों के मध्य में हूँगा। ऐसा कौन सोचता है? ऐसा कीट्स सोचते हैं मरने के बाद में अंग्रेजी साहित्य के कवियों के मध्य में हूँगा। नेक्स्ट है ही इज विद शेक्सपियर हु सेड, ये किसने कहा कि वो शेक्सपियर के साथ है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा कि कीट्स साहब जो हैं वो मैथ्यू अर्नोल्ड के साथ में हैं। अगला है सैली ट्रेवल्ड फ्रॉम हेवन टू अर्थ वाइल कीट्स फ्रॉम, सैली जो है कविता यात्रा करते हैं स्वर्ग से पृथ्वी की ओर, जबकि कीट्स साहब जो यात्रा करते हैं वो पृथ्वी से स्वर्ग की ओर करते हैं, अर्थ टू हेवन। ये बहुत अच्छा कोटेशन है कि सैली जो है यात्रा करते हैं स्वर्ग से पृथ्वी की ओर, जबकि कीट्स जो है पृथ्वी से स्वर्ग की ओर करते हैं। आज का 35वां यानी अंतिम सवाल, इट इज नो स्मॉल थिंग टू हैव सो लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी एज टू परसीव द नेसेसरी डिक्लिनेशन ऑफ ब्यूटी विद ट्रूथ एंड ऑफ बोथ विद जॉय। कीट्स वॉज ए ग्रेट स्प्राइट एंड काउंट्स फॉर मोर देन मैनी इवन ऑफ हिज एडमायर्स सपोज, बिकॉज दिस जस्ट हाई परसेप्शन मेड itself clear to him. Whose comment is this? ये कमेंट किसने किया है? ये कमेंट मैथ्यू अर्नोल्ड ने किया है कि इट इज़ नो स्मॉल थिंग, ये कोई छोटी बात नहीं है। इतना अधिक प्यार करना, सुंदरता के सिद्धांत से इतना अधिक प्यार करना ये कोई छोटी बात नहीं है। टू परसीव द नेसेसरी डिक्लेरेशन ऑफ ब्यूटी, और इस इतनी ब्यूटी की इतनी बात को आवश्यकता देना, ये भी कोई सत्य के साथ में आवश्यकता देना, सत्य के साथ में इतना गंभीरता दिखाना, आवश्यकता देना, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। ऑफ बोथ विद जॉय, और ये दोनों ही चीज़ें आनंद के साथ में प्रस्तुत करना कोई छोटी बात नहीं है। कीट्स जो है महान है आत्मा से भी, और काउंट्स फॉर मोर देन मैनी इवन, और कई भी तरीके से वो महानता उनकी गिनी जा सकती है, प्रशंसा की जा सकती है, क्योंकि दिस जस्ट हाई प्रिसेप्शन मेड इट सेल्फ क्लियर टू हिम। ये जो उन्होंने प्रिसेप्शन तैयार किया है इसके लिए स्पष्ट रूप से उनकी प्रशंसा की जा सकती है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो ये लिखा है मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में, मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है कीट्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।